हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोड विभव का प्रदर्शन। और इसके पहले के वीडियो में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो अगर लगातार आप वीडियो देखेंगे तो ये कंटिन्यू समझ में आएगा। ये और पिछला वीडियो अगर देखना होगा तो आप अपने हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे जाएंगे, सही वीडियो के लिंक आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। तो इस वीडियो में आज हमारे पास इलेक्ट्रोड विभव का प्रदर्शन या एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जैसा कि आप पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में हमने देखा था कि क्या होती है, मेटेलिक रॉड लेते थे और इस मेटेलिक रॉड को उसी मेटल के आयन के सॉल्यूशन में जब डीप करते थे तो यहाँ पर हमको इस तरह से जो व्यवस्था प्राप्त होती थी वो कहलाती थी इलेक्ट्रोड। और हमने देखा है ऐसा करने से या तो क्या होती है, इलेक्ट्रोड सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में नेगेटिव चार्ज हो जाता है या फिर इलेक्ट्रोड सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। कौन सी चार्ज एक्वायर करेगा वह डिपेंड करती है कि उसमें कौन सी फोर्स प्रभावी है। फिर से एक बार रिमाइंड करा दूं आपको, हम जानते हैं SP इज इक्वल टू OP कंडीशन होती है, SP इज़ ग्रेटर देन OP होता है, SP इज़ लेस देन OP होता है। यहाँ पर SP क्या सॉल्यूशन प्रेशर है, OP क्या ऑस्मोटिक प्रेशर है। सॉल्यूशन प्रेशर जैसे पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था कि यहाँ से मेटल की रॉड मेटल सॉल्यूशन की ओर जब आयन के रूप में जाता है कि मेटल Mn और इलेक्ट्रॉन छोड़कर जब जाता है तो यह जो घटना होती है वो SP के कारण होता है। और दूसरा घटना मैं आपको बताया था कि Mn प्लस और ये हो जाती है प्लस Ne माइनस इज इक्वल टू M होता है, ये ऑस्मोटिक प्रेशर के कारण होता है। तो यहाँ पर जिस किसी मेटल के लिए SP की वैल्यू ज़्यादा होती है ये घटना होगी, जिससे क्या होगा, इलेक्ट्रोड नेगेटिव चार्ज हो जाता है सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में और ये नेगेटिव चार्ज हो जाता है। और अगर जिस किसी मेटल के लिए ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू SP से ज़्यादा होती है तो रिवर्स फिनोमेना होती है और उस कंडीशन पर इलेक्ट्रोड पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। तो ये तो हो गया हमारा कौन सी परिस्थिति में इलेक्ट्रोड नेगेटिव चार्ज होगा, कौन सी परिस्थिति में इलेक्ट्रोड पॉजिटिव चार्ज होगा। तो यहाँ पर इस प्रकार की घटना को बोलते हैं हम ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन की घटना होती है सॉल्यूशन प्रेशर के कारण, रिडक्शन की घटना होती है ऑस्मोटिक प्रेशर के कारण। और सॉल्यूशन इलेक्ट्रोड पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज एक्वायर कर लेता है इस कंडीशन में और पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर लेता है इस कंडीशन में। और यहाँ पर इसको हम बोलते हैं एनोड और इसको बोला जाता है कैथोड। तो यहाँ पर क्या होगी, जब ऑक्सीडेशन होगा तो क्या होगी, इलेक्ट्रोड नेगेटिव चार्ज हो जाएगी और रिडक्शन होगी तो इलेक्ट्रोड पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में। ये हमने देखा है। यहाँ पर बच्चों एक तरह से एक विशेष बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, किसी इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को बढ़ाई अथवा घटाई जा सकती है, मीन्स परिवर्तित की जा सकती है सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को बदल करके। यहाँ मैं लिख दूँ विलयन की सांद्रता बदल कर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बदली जा सकती है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चेंज की जा सकती है। अर्थात अगर विलयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तो जो पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप होगी वो ज़्यादा होगी और उस इलेक्ट्रोड का विभव भी ज़्यादा हो जाएगा। ये बात आप ध्यान रखना। इस इलेक्ट्रोड का नाम होता है, देखो याद रखना, ये इलेक्ट्रोड ये मेटल है, हमारा मेटल है और ये क्या किसके कांटेक्ट में है, मेटल आयन के कांटेक्ट में है, मेटल आयन के कांटेक्ट में, इसलिए इस इलेक्ट्रोड का नाम होता है मेटल आयन इलेक्ट्रोड। वैसे तो 4-5 प्रकार के इलेक्ट्रोड होते हैं लेकिन हम अभी इस क्लास में डिटेल में देखते हैं मेटल आयन इलेक्ट्रोड। तो एक क्वेश्चन यहाँ बनती है कि मेटल आयन इलेक्ट्रोड्स की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे बदली जा सकती है। तो हमारा उत्तर होगा
कि विलयन की कंसंट्रेशन को चेंज करके इस इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को बदली जा सकती है। सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ करेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इंक्रीज़ हो जाएगा। सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन डिक्रीज़ करेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिक्रीज़ हो जाएगा। ये तो ये हमारी प्रीवियस वीडियो से रिलेटेड है। और हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर फिर थोड़ा एक एग्जांपल के रूप में बोल दूँ कि जैसे जिंक जैसे जो हाईली एक्टिव मेटल होते हैं उनके लिए SV की वैल्यू ज़्यादा होता है। कॉपर जैसे लेस एक्टिव मेटल होते हैं उनके लिए OP की वैल्यू ज़्यादा होता है। इसलिए जिंक में हमेशा ऑक्सीडेशन होती है और कॉपर में क्या होगी, रिडक्शन होता है। लेकिन जब इन दोनों को कपलिंग की जाती है तो दोनों के स्ट्रेंथ के आधार से ये अपनी नियम को बदल सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारे पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से संबंधित पूर्व वीडियो की रिमाइंड या पुनः स्मरण। हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर है हमारे पास इलेक्ट्रोड विभव का प्रदर्शन। तो यहाँ मैं बोलूँ कि हमने अभी देखा कि इलेक्ट्रोड में केवल दो ही तरह के रिएक्शन होते हैं, एक या तो ऑक्सीडेशन या फिर रिडक्शन। तो देखिए यहाँ पे अगर इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन है, फॉर ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड की रिएक्शन हुआ करता है Mn प्लस E माइनस। और अभी हमने देखा कि मेटल सॉलिड स्टेट में रहता है और ये लिक्विड स्टेट में रहता है और इन्हीं दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप होता है। इसलिए इसके एक्सप्रेस करने की तरीका है, पहले हम सॉलिड फॉर्म को लिखेंगे, फिर बगल में लिखेंगे उसके लिक्विड फॉर्म को और बीच में लगाएंगे स्लेश। तो ये हो जाता है हमारा उस इलेक्ट्रोड अभिक्रिया का प्रदर्शन, मतलब सॉलिड और लिक्विड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस हो रहा है। स्लेश पोटेंशियल डिफरेंस को बताता है, लेफ्ट किधर से किधर की ओर। ये तो हो गया हमारा ऑक्सीडेशन के लिए। रिडक्शन की वे पर देखें, इन रिडक्शन वे में रिएक्शन हो जाता है Mn प्लस इज इक्वल टू हो जाता है प्लस Ne प्लस और ये जाता है M। तो यहाँ पर देखो ये हमारा लिक्विड स्टेट पर है, ये सॉलिड स्टेट पर है। अभिक्रिया यहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ जाके ख़त्म हो रही है, इसलिए इसको एक्सप्रेस करेंगे Mn प्लस पहले हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगी, M पे जाके रुक रही है और बीच में लगाएंगे स्लेश। इन दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है रिडक्शन की केस में, इसलिए इसका एक्सप्रेशन ऐसा होता है। अब इसको इसे पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड की ओर लगाएं तो हमारे पास जैसे जिंक इलेक्ट्रोड के लिए बात करें तो जिंक इलेक्ट्रोड में अगर ऑक्सीडेशन होगा तो यहाँ पे हम इसको एक्सप्रेस करेंगे, जिंक में क्या होगी, Zn2 प्लस होगी अगर ऑक्सीडेशन होगा तो, इसलिए इसका एक्सप्रेशन हो जाएगा Zn। देखो यहाँ पे S है, ये L है, तो यहाँ पे Zn2 प्लस और ये ऐसा हो जाएगा। कॉपर में मोस्टली रिडक्शन होता है, तो यहाँ पे रिडक्शन वे या इसी को देखते हैं। अगर रिडक्शन वे पे होगा तो इसको हम लिख सकते हैं Zn2 प्लस। कॉपर की बात करें तो कॉपर में क्या होती है, अगर ऑक्सीडेशन होगा तो ये इस तरह से हो जाएगी और रिडक्शन वे पे होगी तो Cu और ये Cu हो जाएगा। इसी तरह से आप विभिन्न इलेक्ट्रोडों के इलेक्ट्रोड विभवों का प्रदर्शन कर सकते हैं। इस सिंबल को देख के हम बता सकते हैं किन किन दो के बीच पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो रहा है। ये तो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का प्रदर्शन। अब हम देखना चाहते हैं कुछ इलेक्ट्रोड्स की, मेटल इलेक्ट्रोड्स की कुछ विशेषताएं देखना चाहते हैं और उसमें हम सबसे पहले देखेंगे जो कॉम्पिटिटिव के बेस पर देखते हैं। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के आयन के विलयन में डुबाते हैं तो जो व्यवस्था मिलती है वो इलेक्ट्रोड कहलाता है। बड़ी आसानी से हम कह सकते थे कि जिंक की इलेक्ट्रोड बनाना है, जिंक की रॉड को जिंक आयन के सॉल्यूशन में डिप कर देते थे, जिंक इलेक्ट्रोड बन जाता था। कॉपर की इलेक्ट्रोड बनाना है, कॉपर की रॉड को कॉपर आयन के सॉल्यूशन में डिप करते थे, डिप करेंगे क्या इलेक्ट्रोड बन जाएगा। सिल्वर की इलेक्ट्रोड बनाना है तो सिल्वर की रॉड को सिल्वर आयन के सॉल्यूशन में डिप करने से सिल्वर इलेक्ट्रोड बन जाएगा। पर हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन आती है कि अगर हम स्ट्रॉन्ग मेटल मीन्स फर्स्ट ग्रुप की मेटल की बात करूँ तो फर्स्ट ग्रुप की मेटल में हमारे पास लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम और फ्रांसियम, ये फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स होते हैं। अगर हमको
सोडियम की इलेक्ट्रोड बनाना है, माना कि वैसे ही सब पर लागू होगा। मैं एक एग्जांपल से इसको समझा रहा हूँ। अगर सोडियम की इलेक्ट्रोड बनाना है तब हम क्या करेंगे, सोडियम की रॉड लेंगे और इसको सोडियम आयन के सॉल्यूशन में डीप करेंगे। यहाँ पे लिया मैं सोडियम और सोडियम आयन के सॉल्यूशन, तो यहाँ पर सोडियम आयन के सॉल्यूशन चूँकि आयनिक कंपाउंड है, तो मान लो हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन के रूप में NaCl लेते हैं, तो इस पर क्या डालना पड़ेगा, पानी डालना पड़ेगा, तभी ये Na+ और Cl आयन में डिकम्पोज होगा। तो निश्चित रूप से क्या है, एक्वस सॉल्यूशन है इसका NaCl का, तो इसके अंदर पानी भी है। और हम जानते हैं कि सोडियम की नेचर है कि वाटर के कांटेक्ट में आती है, तो वाटर के कांटेक्ट में आता है तो फास्ट रिएक्शन देता है और ये हो जाती है आपका NaOH बनाता है और H2 हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है। और ये इतना फास्ट होता है कि वहाँ पर पॉपिंग साउंड आता है और पानी पे आग लग जाती है। ये हमने 11th में पढ़ा है कि जब भी सोडियम को वाटर के कांटेक्ट में लाते हैं आग लग जाती है। तो यदि हम सोडियम की इलेक्ट्रोड बनाना चाहें तो उसको क्या करना पड़ेगा, सोडियम आयन के विलयन, जिस जली विलयन पर अगर डुबाएंगे तो वहाँ पर क्या हो जाएगी, आग लग सकती है। तो फिर इलेक्ट्रोड कैसे बनेगा। सामान्य क्वेश्चन आ गया कि ऐसे धातुओं के अगर इलेक्ट्रोड्स बनाना हो तो क्या करें। तो आप हमको पता है कि ये जो घटना होती है वह सोडियम की हाई रिएक्टिवनेस की वजह से होता है, अत्यधिक क्रियाशीलता के कारण होती है। यदि इसकी क्रियाशीलता को कम कर दिया जाए तो हम इसके इलेक्ट्रोड्स बना सकते हैं। इसलिए आप याद रखिएगा, जितने हाई रिएक्टिव मेटल्स होते हैं उनके अगर इलेक्ट्रोड बनाने होते हैं तो सर्वप्रथम उन धातुओं का मरकरी में पेस्ट बनाया जाता है, जो कि सोडियम अमलगम के नाम से जाना जाता है। सोडियम अमलगम के नाम से जाना जाता है और सोडियम अमलगम बनाने से उस धातु की क्रियाशीलता घट जाती है और इस तरह से हम सोडियम अमलगम को अगर सोडियम आयन के सॉल्यूशन में डीप करेंगे तो सोडियम की इलेक्ट्रोड्स बनाए जा सकते हैं। तब हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया कि जितने स्ट्रॉन्ग मेटल्स होते हैं उनके अगर इलेक्ट्रोड्स बनाना हो तो उनकी राड को हम डायरेक्ट उनके आयन के सॉल्यूशन में डीप नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर डेंजर क्रिएट हो जाएगा, आग लग जाएगी इनकी अत्यधिक क्रियाशीलता के कारण। इसलिए सर्वप्रथम उन धातुओं का मरकरी पर पेस्ट बनाते हैं। मरकरी जो कि क्या कहलाती है, अमलगम कहलाता है। जैसे सोडियम का अगर मरकरी में पेस्ट बनाएंगे तो सोडियम अमलगम कहलाएगा, लिथियम का बनाएंगे लिथियम अमलगम, पोटेशियम का पोटेशियम अमलगम और रुबिडियम का रुबिडियम अमलगम कहलाएगा। तो हम स्ट्रॉन्ग मेटल्स की क्या करते हैं, मरकरी में पेस्ट बनाते हैं जो कि अमलगम के नाम से जाना जाता है, और फिर उन धातुओं के अमलगम राड को उनके आयन के सॉल्यूशन में डीप करने से अपने को क्या मिल जाती है, उनका इलेक्ट्रोड्स प्राप्त हो जाता है। ये तो हो गया स्ट्रॉन्ग मेटल से रिलेटेड क्वेश्चन। अब हम देखते हैं, थोड़ा सा हम बात करें यहाँ पर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स के रूप में। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तो यहाँ ध्यान रखिएगा क्या किया जाता है, एक बनावटी ठोस हाइड्रोजन बनाया जाता है। याद रखना, बनावटी ठोस हाइड्रोजन। जब तक हम हाइड्रोजन को ठोस के रूप में नहीं लाएंगे तब तक के हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स को नहीं बना सकते। तो बनावटी ठोस हाइड्रोजन कैसे बनाया जाता है, इसके लिए ध्यान रखिएगा कि हम क्या करते हैं, एक प्लैटिनम की वायर लेते हैं और इस प्लैटिनम की वायर जो कि ग्लास ट्यूब पर सील रहती, पतली ग्लास ट्यूब पर सील रहती है, जिस पर एक साइड ट्यूब लगा रहता है, जिस पर एक साइड ट्यूब लगा रहता है, और इस प्लैटिनम वायर के नीचे प्लैटिनम की फॉइल रहती है। देखो ये हुआ हमारा प्लैटिनम वायर और ये होगी प्लैटिनम की फॉइल। प्लैटिनम की एक विशेषता होती है कि वह जब इस पर हाइड्रोजन गैस इंटर कराया जाता है, प्रवाहित की जाती है, तो वह हाइड्रोजन गैस को अपने सरफेस पर एड्जॉर्ब कर लेती है। एड्जॉर्ब माने अधिशोषित, अपने पृष्ठ पर चिपका लेती है।
इसके बारे में हम एक स्पेशल चैप्टर में पढ़ेंगे अधिशोषण क्या है। यहाँ भी आप सामान्य शब्दों में यही समझ लें कि एडसॉर्प्शन का मतलब होता है अपने पृष्ठ पर रोकना, पृष्ठ पर चिपकाना। तो यहाँ पर क्या होती है, जब इस प्रकार की व्यवस्था में यहाँ पर देखो क्या बोला मैं, प्लेटिनम की वायर, प्लेटिनम की फाइल जिस पर प्लेटिनम ब्लैक कोट रहता है, प्लेटिनम ब्लैक क्लोट कोटिंग की जाती है और प्लेटिनम ब्लैक की कोट रहती है। तो क्या प्लेटिनम और प्लेटिनम ब्लैक अलग है? नहीं, ये एक्टिवेटेड प्लेटिनम को प्लेटिनम ब्लैक कहा जाता है और इसका अधिशोषण क्षमता प्लेटिनम की तुलना में अधिक होती है चूँकि ये सक्रिय होता है और इसलिए हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स बनाते समय प्लेटिनम की फाइल पर प्लेटिनम ब्लैक का कोटिंग कराया जाता है। फिर से एक बार, प्लेटिनम की फाइल पर प्लेटिनम ब्लैक का कोट या कोटिंग की जाती है। क्यों? तो हम जानेंगे। यद्यपि प्लेटिनम भी हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब करती है, परंतु प्लेटिनम ब्लैक की जो अधिशोषण क्षमता है वो प्लेटिनम की तुलना में अधिक होती है। इससे ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रोजन एब्जॉर्ब हो, इसलिए प्लेटिनम फाइल के ऊपर प्लेटिनम ब्लैक का कोट किया जाता है या कोटिंग की जाती है। और इस पूरी व्यवस्था को अगर हम हाइड्रोजन आयन के सॉल्यूशन में अगर डीप कर देते हैं, हाइड्रोजन आयन सॉल्यूशन पर अगर डीप करते हैं तो देखो यहाँ पर क्या होगी, जब हाइड्रोजन गैस पास करेंगे, हाइड्रोजन गैस पास करने से ये हाइड्रोजन क्या होगी, साइड ट्यूब से अंदर आएगा, प्लेटिनम फाइल जिस पर प्लेटिनम ब्लैक का कोटिंग है उस पर एब्जॉर्ब जाएगा और जिसकी वजह से इसकी बाहरी सतह हाइड्रोजन की जैसा व्यवहार करेगा, ठोस हाइड्रोजन की तरह व्यवहार करेगा और ये ठोस हाइड्रोजन हाइड्रोजन के विलयन में डिपेंड है, इसलिए ये कहलाएगा हमारा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की तरह व्यवहार करेगा। ये होगी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो जितने भी गैस हैं, जैसे हाइड्रोजन बताया मैं, तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की क्या करते हैं ये ध्यान रखिएगा। फिर से एक बार रिमाइंड करा दूं, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैसे बनाए जाते हैं। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाने के लिए एक प्लेटिनम की वायर जो कि ग्लास की पतली ट्यूब पर सील रहती है, जिस पर साइड ट्यूब लगा रहता है, इसके नीचे प्लेटिनम की फाइल होती है जिस पर प्लेटिनम ब्लैक का कोट होता है। जब इस यहाँ से हाइड्रोजन गैस पास करते हैं तो हाइड्रोजन गैस क्या होती है, प्लेटिनम फाइल के ऊपर अधिशोषित हो जाता है, इसलिए प्लेटिनम फाइल का ऊपरी भाग सतह ठोस हाइड्रोजन की तरह व्यवहार करता है और इस इलेक्ट्रोड को हाइड्रोजन आयन से भरे हुए विलयन पर डीप कर देने से ये पूरी व्यवस्था हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहलाती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं इसका प्रदर्शन। तो यहाँ प्रदर्शन के रूप में क्या होगा, देखिए, क्योंकि देखो यहाँ पर ये नल इलेक्ट्रोड होता है, इसके लिए sp और OP बराबर होते हैं, दोनों ही रिएक्शन होती है। मैंने इसमें ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है, दोनों की रेट इक्वल होता है। अब कहाँ पर क्या होगी, वह उसके कांटेक्ट में आने वाले दूसरे इलेक्ट्रोड्स की जो धातु होती है उसकी नेचर पर डिपेंड करती है। तो हम दोनों वैसे देखते हैं यहाँ पर देखो, अगर इसको हम सामान्य अवस्था में सॉलिड हाइड्रोजन माने तो हम जानते हैं अगर मान लो ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन अगर हो रही है तो ऑक्सीडेशन देखो हमने यहाँ पर ऑक्सीडेशन के लिए देखा था M×Mn+, मतलब ये सॉलिड से क्या थी, लिक्विड था। वैसे ही अगर देखें तो यहाँ पर क्या हो गया, हाइड्रोजन लेंगे जिसको हम यहाँ सॉलिड के रूप में कंसीडर कर रहे हैं और यहाँ पर अंदर में क्या है, H+ है जिसकी कॉन्सेंट ये क्या है, लिक्विड के रूप में। ये समान नोटेशन हो गया उसके जैसा, परंतु यहाँ पर ये बनावटी हाइड्रोजन है तो हमारे इस एक्सप्रेशन में वो बातें भी दिखनी चाहिए कि हमने कैसे करके क्या बनाया है। तो चूंकि हमने यहाँ पर इसमें प्लेटिनम पर एब्जॉर्ब कराया है, इसलिए क्या होगी, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग प्लेटिनम, यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लेटिनम, और ये हो गया हमारा सामान्य हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का एक्सप्रेशन। यहाँ पर याद रखिएगा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, फिर एक न्यू वर्ड आ रहा है स्टैंडर्ड, ये स्टैंडर्ड का शॉर्ट फॉर्म है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में क्या होती है, स्टैंडर्ड स्टेट पर, जैसा कि मैं पहले ही बताया था स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में, जब यहाँ पर विभव इलेक्ट्रोड्स को स्टैंडर्ड स्टेट दी जाती है, स्टैंडर्ड कंडीशन पर बनाया जाता है। तो स्टैंडर्ड कंडीशन की शर्त क्या थी, 25 डिग्री टेम्परेचर, 1 atm प्रेशर, 25 डिग्री टेम्परेचर, 1 atm प्रेशर एंड 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन। तो ये तीन परिस्थितियाँ
जिस इलेक्ट्रोड पर रहती है तो वह इलेक्ट्रोड क्या कहलाता है, स्टैंडर्ड। तो यहाँ पर आपको बता दें कि जब हम 25 अंश सेंटीग्रेड ताप पर और 1 वायुमंडलीय दाब पर हाइड्रोजन गैस को 1 मोलर सांद्रता वाले हाइड्रोजन आयन के विलयन में बुदबुदाया जाता है, बबलिंग कराया जाता है, तो इन दोनों के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप होती है वह 0 होता है। यहाँ पर याद रखिएगा क्या होता है, 0 होता है। अर्थात इसी स्टैंडर्ड स्टेट पर ही SP और OP की वैल्यू क्या होती है, इक्वल होती है। ओके, फिर देखते हैं हम लोग क्या बोला मैं, अगर ये अवस्थाएं हम ना दें तो वह केवल सामान्य हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहलाएगा, उसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 नहीं होगी। लेकिन अगर इसको स्टैंडर्ड अवस्था में की जाए, स्टैंडर्ड अवस्था मतलब 25 डिग्री टेम्परेचर और 1 वायुमंडलीय दाब पर जब हाइड्रोजन गैस को 1 मोलर सांद्रता वाले हाइड्रोजन आयन के सॉल्यूशन में जब डीप किया जाएगा, तब यहाँ पर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन आयन के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप होगा वो क्या कहलाएगी, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाएगा, जिसका मान 0 होता है। तो यहाँ पर इस स्टैंडर्ड स्टेट को दिखाना है इसके एक्सप्रेशन में। तो एक्सप्रेशन के लिए देखिए फिर से आपको यहाँ पे डाल, देखो क्या है, नॉर्मल एक्सप्रेशन था ये। अब इसको हम स्टैंडर्ड स्टेट में डालते हैं तो क्या हो जाएगी, यहाँ पे देखिए 20 डिग्री टेम्परेचर लिखेंगे, 1 atm प्रेशर लिखेंगे, और यहाँ पे क्या होगी, प्लेटिनम, और ये हो जाएगा H2। मैं इसका मतलब 25 डिग्री टेम्परेचर और 1 वायुमंडलीय दाब पर हाइड्रोजन गैस को प्लेटिनम में एब्जॉर्ब कराया गया है, और इसको हम रखते हैं जिसकी एक्टिविटी 1 होती है, 1 मोलर सांद्रता के विलयन में डुबाई जाती है। तो यह प्रदर्शन हुआ आपका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन की केस में इसका प्रदर्शन। अगर ये रिडक्शन की वे पर रहेगा, जब भी रिडक्शन होगी तो कुछ नहीं करना है। देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूँ आपकी आसानी के लिए, रिडक्शन पर ये ऐसा एक्सप्रेशन होता है, तो ये एक्सप्रेशन ऐसा है, इसको अगर पलट देते हैं तो ऐसा हो जाता है। तो बस वैसा ही क्या करना है अपने को, ये इस तरह से इसको पलटेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये रिडक्शन वे पर 1 स्लेश, अब फिर क्या हो जाएगी H2PT, और ये हो जाएगा 1 atm प्रेशर हो जाएगा और 25 डिग्री टेम्परेचर। ये हो गया ऑक्सीडेशन वेपर है, ऑक्सीडेशन वेपर, और ये है हमारा रिडक्शन वेपर प्रदर्शन हो गया। अब यहाँ हम कुछ इलेक्ट्रोडों की ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वेपर अगर एक्सप्रेशन सीखें, कुछ उदाहरण लेते हैं। मान लो अगर हमको दिया है कि Fe2+ और Fe3+ दिया है अपने को, और यहाँ पर ही दिया है किसी इलेक्ट्रोड में इस प्रकार की अभिक्रिया हो रही है, तो चूंकि इस अभिक्रिया में ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसके इलेक्ट्रोड को प्रदर्शन करेंगे विभव को, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ से स्टार्ट हो रही है इसलिए इसको लिखेंगे Fe2+, और कहाँ जाके रुक रही है Fe3+, ये लिखेंगे, बीच में स्लेश लगाएंगे। ये दिखाएगा इस रिएक्शन का इलेक्ट्रोड विभव का प्रदर्शन। इसी तरह से अगर हमको मान लो देता है, यहाँ पर Pb लेते हैं, और Pb क्या करता है, Pb2+ में कन्वर्ट हो रहा है 2 इलेक्ट्रॉन से, तो यहाँ पर अगर ये हो जाएगा तो हम इसको लिखेंगे Pb/Pb2+ लिखेंगे। और अगर ये रिडक्शन वे पर होगा तो यहाँ पर इसको पलट देंगे तो क्या हो जाएगा Pb2+, और ये क्या हो जाएगा Pb। तो मेरे ख्याल से अब आपको बातें समझ में आ गई होगी कि हम किसी इलेक्ट्रोड विभव का प्रदर्शन कैसे करेंगे, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन वे दोनों पर। यहाँ पर आप में मिसकंसेप्शन नहीं होना चाहिए कि जो धातु में ऑक्सीडेशन होता है या जो इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड के रूप में काम करता है वह केवल ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड की तरह ही व्यवहार करेगा, ऐसा नहीं है। हर धातु ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड्स की तरह काम कर सकता है, रिडक्शन इलेक्ट्रोड की तरह भी काम कर सकता है। वह इस बात पर डिपेंड करेगा कि उस इलेक्ट्रोड्स को किसी दूसरे किस इलेक्ट्रोड्स के कांटेक्ट में लाया गया है।
यदि मान लो हम यहाँ पर लेते हैं, जैसे यद्यपि देखते हैं हम लोग मान लो मैग्नीशियम की बात करते हैं हम लोग, तो मैग्नीशियम में क्या होगी, यहाँ पर एक कपलिंग करके बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा कि मैग्नीशियम चूँकि स्ट्रॉन्ग मेटल है तो इस पर इंडिविजुअली ये रिएक्शन होता है M2+ एंड 2E-, तो इसका एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, Mg हो जाएगी Mg2+ हो जाएगा, Mg हो जाएगी Mg2+। और जिंक चूँकि ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग मेटल है तो जिंक पर भी क्या होती है, Zn2+ होता है और Zn2+ एंड 2E होता है, इसलिए इसका अगर एक्सप्रेशन किया जाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, Zn/Zn2+ हो जाएगा। कॉपर की बात करें तो यहाँ पर हम कॉपर में यहाँ रिडक्शन के रूप में देखते हैं। कॉपर में क्या होता है, मुख्यतः ये इस तरह की रिएक्शन होती है तो ये Cu2+ हो जाएगा, सॉरी Cu हो जाएगा, और इसलिए इसका एक्सप्रेशन करें तो क्या होगी, Cu2+ Cu हो जाएगा। अब प्रश्न इस बात का, देखिए 3 कंडीशन लिया हूँ मैं, 1 2 3, इन तीनों में सबसे स्ट्रॉन्ग मेटल है जिंक, उससे कम है मैग्नीशियम, उससे कम है कॉपर। अगर हम इन इलेक्ट्रोडों को, इनके तीनों के इलेक्ट्रोड हैं और हम सेल बनाना चाहते हैं, तब हमारे पास 2 तरह के सेल बन सकते हैं। देखो, एक तो जिंक और मैग्नीशियम को कपलिंग किया जाएगा तब एक सेल बनेगा जो कि कहलाएगा जिंक मैग्नीशियम सेल कहलाएगा। उसी तरह से दूसरा चांस क्या बन सकती है, मैग्नीशियम और कॉपर को अगर कपलिंग किया जाए तो मैग्नीशियम कॉपर सेल कहलाएगा, और अगर जिंक और कॉपर को कपल किया जाए तो यहाँ पर कहलाएगा जिंक कॉपर सेल कहलाएगा। 3 तरह से पॉसिबल है सेल बनाने का। तो यहाँ आपकी ध्यान खींचना चाहूँगा मैं कि इसमें क्या होगी, चूँकि आप सभी जानते हो कि इसका जिंक इलेक्ट्रोड का, अगर जिंक और मैग्नीशियम की बात करें तो जिंक क्या होगी, मैग्नीशियम की तुलना में स्ट्रॉन्ग मेटल है, इसलिए मैग्नीशियम के कांटेक्ट में या मैग्नीशियम के सापेक्ष जिंक ऑक्सीडाइज होगा, इसलिए इसकी एक्सप्रेशन क्या हो जाएगी, Zn हो जाएगा और Zn2+ हो जाएगा। और मैग्नीशियम क्या हो जाएगी, मैग्नीशियम का उसके जिंक के रिस्पेक्ट में इसको रिड्यूस होना पड़ेगा, इसलिए क्या हो जाएगी, ये रिडक्शन वेपर, ये रिडक्शन वेपर है और ये ऑक्सीडेशन वेपर है। और यहाँ पर दोनों के बीच विभवांतर सेटअप होगी, ये कहलाएगा किसी सेल का के रिएक्शन का प्रदर्शन, सेल विभव का प्रदर्शन हो जाएगा। समझ में आ गई होगी, क्योंकि मैं बताया जिंक स्ट्रॉन्ग मेटल है, मैग्नीशियम से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और स्ट्रॉन्ग मेटल हमेशा ऑक्सीडाइज हो सकते हैं, तो उस केस पर क्या होगी, जिंक ऑक्सीडाइज होगा, इसलिए इसका एक्सप्रेशन ऑक्सीडेशन वे पे रहेगी और मैग्नीशियम का रिडक्शन वे पे रहेगा। लेकिन अगर मैग्नीशियम को कॉपर के साथ, मैग्नीशियम कॉपर सेल की बात करें तो मैग्नीशियम कॉपर के रिस्पेक्ट में स्ट्रॉन्ग मेटल है, तो उस केस पर क्या होगी, यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज होगा, इसलिए क्या होगी, ये मैग्नीशियम इस फॉर्म में रहेगा इसका एक्सप्रेशन, और कॉपर क्या हो जाएगी, Cu2+ हो जाएगा और क्या हो जाएगी, Cu हो जाएगा। इन दोनों के बीच विभवांतर पैदा होगी। इन दोनों की बात करें तो चूँकि जिंक स्ट्रॉन्ग मेटल है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगी, जिंक ऑक्सीडेशन के स्टेज पर रहेगा तो Zn2+ हो जाएगी, और यहाँ पर कॉपर क्या हो जाएगी, रिडक्शन वे पर रहेगा। यहाँ मैं कहना चाह रहा था कि अगर हम हर मेटल ऑक्सीडेशन के वे में भी हो सकती है, ऑक्सीडाइज भी हो सकती है, रिड्यूस भी हो सकती है, वह क्या होगा उसके कांटेक्ट में आने वाले मेटल पर डिपेंड करेगा। हाँ, लेकिन यहाँ पर याद रखना है, जैसे हमारे पास लिथियम है, ये स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल है, सोडियम लेते हैं, ये स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल है, उस केस पर यदि हम देखा जाए तो ये तो स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल होते हैं, वो अगर इसके साथ अगर जिंक को कनेक्ट करोगे तो यहाँ पर ये ऑक्सीडाइज होगी। तो स्ट्रॉन्गेस्ट जो मेटल होगा दोनों में, जो स्ट्रॉन्ग मेटल है वो हमेशा ऑक्सीडाइज होगी, यद्यपि उसका सेल्फ व्यवहार ऑक्सीडाइज या रिड्यूस जो भी हो सकता है। अब हम इसको हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से क्या करके हम देखते हैं, तो देखो एक और लेते हैं हम लोग, हम बनाना चाहते हैं जिंक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिंक हाइड्रोजन सेल, सॉरी जिंक हाइड्रोजन सेल, मतलब जिंक इलेक्ट्रोड और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को कपलिंग किया जाएगा। और दूसरा लेते हैं हम लोग कॉपर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, कन्फ्यूज, देखो कॉपर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लिखा हुआ है, या सेल, सॉरी सेल। तो यहाँ पर
जिंक क्या होती है, स्ट्रॉन्ग मेटल है हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगी व्यवस्था, देखो अलग से मैं लिखूँ जिंक का, हम जानते हैं जिंक में क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगा तो Zn2+ होगी और 2E होगा। चूँकि यहाँ पर हाइड्रोजन पर रिडक्शन हो रहा है तो रिडक्शन की इसका एक्सप्रेशन लेवल होगा Ac Zn2+। और अभी आप देख चुके हो कि रिडक्शन में पे हाइड्रोजन का क्या होता है, ये हो जाएगा आपका Na और ये हो जाएगा A=1 और ये स्लेस होगा, फिर होगी H2 Pt होगा और फिर 1 atm प्रेशर होगी और 25 डिग्री टेम्परेचर ये हमारे पास है। इसलिए जब इसको इसके साथ कपल की जाएगी तब इन दोनों की कपलिंग बना हुआ क्या कहलाएगा, Zn स्लेस Zn2+ डबल स्लेस आएगा और इसको उठा कर रखेंगे तो Na+ H+ हो जाएगा, एक्टिविटी 1 है अर्थात कॉन्सेंट्रेशन 1 है इसकी, और फिर क्या हो जाएगी स्लैश H2 Pt 1 atm प्रेशर एंड 25 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन अगर हम इसकी बात करें तो कॉपर के रिस्पेक्ट में हाइड्रोजन स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए यहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज होगा और कॉपर रिड्यूस होना पड़ेगा। इसलिए इसके लिए क्या हो जाएगी, हमको इस वे में लिखना पड़ेगा, देखो इसका ऑक्सीडेशन वे लिखना पड़ेगा, इधर से चलना पड़ेगा, क्या हो जाएगी 25 डिग्री टेम्परेचर 1 atm प्रेशर और हो जाएगा H2 Pt और ये स्लैश H+ =1 और यहाँ पर कॉपर क्या होगी, रिड्यूस होगा, इसलिए Cu2+ एंड Cu। इस तरह से हमको पहचानना है। तो हमेशा ये हो जाएगी इलेक्ट्रोड विभव की प्रदर्शन। अब मैं छोटी सी बात कह दूं, इलेक्ट्रोड रिएक्शन क्या है। इलेक्ट्रोड रिएक्शन क्या है, तो इलेक्ट्रोड रिएक्शन का मतलब होता है, इलेक्ट्रोड रिएक्शन तो ये हो जाता है इलेक्ट्रोड के अंदर होने वाली अभिक्रिया, किस इलेक्ट्रोड में जो रिएक्शन होती है वो इलेक्ट्रोड रिएक्शन कहलाता है। द रिएक्शन विच टेक्स प्लेस इन अ इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड रिएक्शन। हम जिंक इलेक्ट्रोड की बात करें फिर से, जिंक इलेक्ट्रोड, तब हम जानते हैं जिंक इलेक्ट्रोड में क्या हो जाती है, Zn2+ एंड 2E हो जाता है, इसलिए यह जिंक इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड रिएक्शन है या हाफ सेल रिएक्शन है। कॉपर इलेक्ट्रोड की अगर बात करें तो कॉपर इलेक्ट्रोड में ये रिएक्शन होता है, इसलिए यह रिएक्शन कॉपर इलेक्ट्रोड का रिएक्शन कहलाएगा या कॉपर हाफ सेल रिएक्शन कहलाएगा। तो किसी इलेक्ट्रोड के अंदर होने वाली जो अभिक्रिया होती है वह कहलाती है इलेक्ट्रोड अभिक्रिया कहलाती है। आज के वीडियो में इतना ही, फिर अगली वीडियो में देखेंगे हम लोग इलेक्ट्रोड विभव का मापन।